नया IBN 7 हौसला है। एक तरफ शॉपिंग मॉल, दूसरी तरफ गरीबों के मकान। इन दोनों के बीच जारी है जमीन के लिए घमासान। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शॉपिंग मॉल के लिए पार्किंग की जगह पर किचकिच। प्रशासन ने कहा गिराएंगे अवैध वाल्मीकि बस्ती। फैसले के खिलाफ एकजुट हुए बस्ती के लोग। मॉल के सामने शुरू किया आमरण अनशन। प्रशासन ने दिया सूबे के मंत्री आजम खान का हवाला। पीड़ितों ने कहा हर हाल में बचाएंगे अपना आशियाना। नहीं माना प्रशासन तो बदलेंगे अपना धर्म। आजम खान की सरपरस्ती के लिए कबूलेंगे इस्लाम। देखिए रामपुर का धर्म संकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 9 बजे और मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 80 दलित परिवारों ने धमकी दी है कि वो इस्लाम धर्म अपना लेंगे। ये परिवार एक मॉल के सामने बसी अपनी बस्ती हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। ये शॉपिंग मॉल रामपुर नगर निगम ने बनवाया है। निगम मॉल के सामने अवैध रूप से बसाई गई वाल्मीकि बस्ती तोड़कर वहां पार्किंग बनाना चाहता है। वाल्मीकि समाज के लोगों की दलील है कि अगर वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे तो स्थानीय विधायक और सूबे के कद्दावर मंत्री आजम खान उनके घर टूटने से बचा लेंगे। आमतौर पर शांत रहने वाले रामपुर के तोपखाना इलाके में इन दिनों गहमागहमी तेज है। तोपखाना इलाके में बने नए मॉल के सामने वाल्मीकि समाज के कुछ लोग धरने पर हैं। इन लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन उन्हें यहां से हटाने पर आमादा है ताकि यहां पर मॉल के लिए पार्किंग बनवाई जा सके। वाल्मीकि बस्ती के 80 परिवारों का कहना है कि वो यहाँ 60 साल से रह रहे हैं। अब अगर उनके मकान तोड़े गए तो वो कहाँ जाएंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे घर है अतिक्रमण नहीं है, बल्कि प्रशासन ने ही आवंटित किए थे हमें। और प्रशासन हमारे जो है 95,000 रुपए बढ़ती काट चुका है इन घरों का। और पिछले 60 वर्ष से हम यहाँ पे रह रहे हैं। बार बार हम मीडिया को यही बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है हम पिछले 60 वर्ष से रह रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी सरकार में PWD मंत्री आजम खान रामपुर के विधायक हैं। पूरे शहर में उनकी तूती बोलती है। यही वजह है कि वाल्मीकि बस्ती के लोग अपना धर्म बदलकर मुसलमान बनना चाहते हैं ताकि उन्हें भी आजम खान की सरपरस्ती मिल सके। बस्ती के लोगों का कहना है कि बस्ती के सारे लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे ताकि सूबे के मंत्री आजम खान को उन पर तरस आ जाए और वो उनका आशियाना टूटने से बचा लें। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। कल हमने इस्लाम धर्म गुरु को बुलाया था अमरोहा से, उनसे हमारी बात हुई थी और बोले मैं आपको इस्लाम धर्म कबूल करा दूंगा। तो हम उनके सहारे बैठ रहे हैं सुबह से। और अब कोई भी हमारे यहाँ पर इस्लाम धर्म गुरु नहीं आना चाहते क्योंकि उनके पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह नजर रखा हुआ है। उनको नहीं आने देना चाहते। दरअसल ये पूरा विवाद इस शॉपिंग मॉल के पास बसी वाल्मीकि बस्ती को लेकर है। ये मॉल रामपुर नगर निगम ने बनवाया है। अब निगम की मुश्किल ये है कि मॉल के आसपास पार्किंग के लिए जगह चाहिए, लेकिन मॉल के पास की जमीन पर वाल्मीकि बस्ती है। ये बस्ती कई साल पुरानी है, लेकिन निगम का दावा है कि ये सरकारी जमीन है और ये बस्ती अवैध तरीके से बसाई गई है, लिहाजा इसे कानूनी तौर पर खाली कराया जा रहा है। इस पूरे मामले में धर्म या जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव का आरोप पूरी तरह गलत है। प्रेस नोट जारी हो चुका है कि किसी प्रकार कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। प्रशासन इनके साथ है, इनके साथ जबरदस्ती नहीं होनी जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वाल्मीकि बस्ती 60 साल पुरानी है और वो कई सालों से हाउस और वाटर टैक्स भी भर रहे हैं। लोगों का दावा है कि उनके मकान बाकायदा नक्शे पास कराकर बनवाए गए। ऐसे में उन्हें अवैध बताकर तोड़ना पूरी तरह गैर कानूनी है। वाल्मीकि बस्ती के लोगों का कहना है कि उनके मकान कानूनी रूप से सही हैं, जबकि प्रशासन ये कह रहा है कि ये मकान गैर कानूनी है। कानून की इस लड़ाई में अब मजहबी रंग भी घुल गया है। प्रशासन आरोप लगा रहा है कि बस्ती के लोग मजहब के नाम पर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। कैमरामैन शशि के साथ अरुण सिंह, रामपुर, IBN 7। रामपुर में वाल्मीकि बस्ती तोड़े जाने के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी है। हालांकि वाल्मीकि समाज के लोगों के तमाम दावों के बावजूद स्थानीय मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उनका धर्म परिवर्तन कराने से इनकार कर दिया है। इस बीच रामपुर जिला प्रशासन ने भी इस बात का भरोसा दिया है कि लोगों के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। रामपुर में शॉपिंग मॉल के लिए मकान तोड़े जाने के विरोध में वाल्मीकि समाज के 5 बुजुर्ग बीते 5 दिन से धरने पर हैं। इनमें से कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी है।
धरना दे रहे लोगों की सेहत की जांच करने पहुंचे डॉक्टरों ने 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की भी सलाह दी है। लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि जब तक सरकार उन्हें मकान नहीं तोड़ने का भरोसा नहीं देती, उनका धरना जारी रहेगा। हम लोगों ने एडवाइस किया है कि इन लोगों की चेकअप एक अस्पताल में ले जाकर हो जाए ताकि इनकी डिटेल मॉनिटरिंग आगे के लिए करी जा सके, लेकिन अभी ये लोग जाना नहीं चाहते हैं। हमने लिखे वो दे रहे हैं, आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आपका मकान नहीं टूटेंगे, तो हम इस बात कह रहे हैं आप लिखित में हमें दीजिए, जब हम वो करेंगे। आश्वासन दे रहेंगे कि आगे को ऐसा कुछ नहीं होगा, पर हम लोग ये चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं हमें लिखित रूप में दें। हमें कोई आन के तो देख नहीं रहा है कि भूखे हैं प्यासे हैं, कोई आन के नहीं देख रहा। इस बीच मकान बचाने के लिए इस्लाम कबूलने की धमकी देने का वाल्मीकि समाज के लोगों का दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। रामपुर के तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं ने वाल्मीकि समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि धर्म परिवर्तन मजबूरी में नहीं बल्कि हृदय में परिवर्तन होने पर कराया जाता है। किसी सियासी दबाव के नतीजे में या किसी सियासत का आलायकार बनकर या किसी तमा और लालच में ऐसा कर रहे हैं और वो टोपियां ओढ़कर खुद को मुसलमान बता देना चाहते हैं, तो ये इस्लाम नहीं है। वाल्मीकि समाज के लोगों की मांग है कि प्रशासन लिख कर दे कि उनके मकान नहीं तोड़े जाएंगे। साथ ही ये भी मांग है कि इस जमीन का मालिकाना हक उन्हें दिया जाए। धरने पर बैठे लोगों को समझाने पहुंचे रामपुर के एसडीएम MP सिंह ने कहा कि लोगों के घर नहीं तोड़े जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि उनको मालिकाना हक दीजिए, लिख के दीजिए। क्या प्रशासन तैयार है? एक अलग बिंदु होता है ये जो है परीक्षण का न्यायिक परीक्षण का बिंदु होता है। हाँ। ये सड़क पे नहीं थे। कई लोगों की हालत खराब है, उनके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, उनके लिए केमो है, पूरी टीम है। मामला तूल पकड़ता देख यूपी सरकार के तेवर भी नरम पड़े हैं। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष जुगल किशोर का कहना है कि मॉल के सामने बसी बस्ती के लोगों को जबरन नहीं हटाया जाएगा। पूरे जिला प्रशासन ने कह दिया अभी एक ईंट को छुआ तक नहीं किया है। जब तक वहां के लोगों का पुनर्वास नहीं हो जाएगा तब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। इस मसले पर सियासत भी तेज हो रही है। बीजेपी का कहना है कि इस मुद्दे पर वो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ेगी। वहीं स्थानीय विधायक और सूबे के मंत्री आजम खान इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं। मॉल, मकान और मजहब के इस विवाद में सियासत भी गर्माती जा रही है और इस पूरे मामले पर आजम खान की चुप्पी कई सवाल जरूर खड़े करती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस मसले पर स्थानीय लोगों ने अभी भी संयम बनाए रखा है। लेकिन इस विवाद का अंजाम क्या होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कैमरामैन शशि के साथ अरुण सिंह, रामपुर, IBN 7। और रामपुर में दलित बस्ती तोड़ने के मुद्दे पर सियासत तेज होती जा रही है। थोड़ी देर पहले VHP नेता प्राची ने तोपखाना इलाके में धरना दे रहे वाल्मीकि समाज के लोगों के बीच जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इससे नाराज प्राची ने पुलिस पर आजम खान की तरफदारी करने का आरोप लगाया है। आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ये हिंदुस्तान नहीं, ये आजम खान का पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। और इस पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट के साथ रामपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अरुण कुमार सिंह और साथ ही लखनऊ से जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वकार। सैयद साहब, स्वागत है IBN 7 में। अरुण, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रदर्शनकारी जो है, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो तबीयत बिगड़ती जा रही है, हालत बिगड़ रही है लोगों की, और जुगल किशोर जी ने कहा कि जब तक पुनर्वास नहीं हो जाएगा तब तक मकान नहीं तोड़े जाएंगे। तो क्या यहाँ के जो निवासी हैं वो पुनर्वास के लिए तैयार हैं? देखिए रिचा, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। जो लोग अनशन कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से ये लोग अनशन कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रशासन आया था इनसे अस्पताल में जाने की गुजारिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने। इनका साफ कहना है कि किसी भी तरह के आश्वासन से, सिर्फ आश्वासन से, कोरे आश्वासन से वो लोग नहीं मानेंगे। प्रशासन ये कह रहा है कि जब तक आपकी सहमति नहीं हो जाएगी, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाएगी, तब तक आपका घर हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि DM लिख करके दें कि उनके घर कभी नहीं तोड़े जाएंगे और तब वो ये अनशन खत्म करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप ये बताइए कि आपने टोपी पहनी है, अभी दोपहर तक तो मैंने देखा टोपी पहने नहीं थे, तो आप क्या बताना चाहते हैं टोपी पहन के? ऐसा है जी, आज बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना की थी। इसी दिन जो है, मतलब ये है कि आज कुछ लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। उसी दिन को हमने इसलिए चुना है कि संविधान की रक्षा हो सके। तो हमने आज के दिन जो है इस्लाम धर्म ग्रहण करने का निर्णय लिया था। लेकिन कोई मौलवी आए नहीं, कोई काजी आए नहीं, तो इस्लाम धर्म आप लोगों ने कैसे ग्रहण कर लिया? यूं ही बस टोपी पहन के? नहीं, जब कोई मौलवी नहीं आया तो हमने एक मतलब कि प्रतीकात्मक रूप से
ये दिखाने का कोशिश की है कि हम इस्लाम धर्म ग्रहण करने को तैयार है और हम उसकी मान्यताओं को मानने के लिए तैयार है। जी, और मेरा सवाल है, शायद परेशान है और एक सिंबल के तौर पर टोपी पहनकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हैं। जवाब लेते हैं समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वकार साहब से। वकार जी, एक कैसा समाजवाद है और क्या सिर्फ मुसलमानों के नेता रह गए? आजम खान, क्या मैसेज जा रहा है रामपुर के लोगों में? देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी मीडिया वालों से कि कोई गलत तरीके की प्रथा मत शुरू कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है तो पूरे देश में जो बाकी प्रदेश हैं उसमें किसी और पार्टी की सरकार नहीं है। एक तरीका यह बन जाएगा कि जमीनें कब्जा करो सरकारी, और उसके बाद में जब उसको खाली कराने की बात आए तो जो सरकारें हों उनमें आरोप लगा दो कि धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, वरना ये कह रहे हैं तो माँ मकान तोड़ देंगे। एक तो इससे एक बहुत गलत संदेश ये जा रहा है। दूसरी बात, देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से संविधान के साथ है। कोई गैर कानूनी काम पार्टी कभी नहीं करती है और न कभी फेवर में रहती है। अगर ये मकान जो सिस्टम हमारा है उसमें न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, कोई भी आदमी जाकर न्यायालय में अपनी बात रख सकता है, जायज होगी, वैध होगी जी। लेकिन समाजवाद, मैंने सवाल आपसे ये भी पूछा था, कैसा समाजवाद है जहां आप इन लोगों को इस तरह से रोक रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जबरन कब्जा किया है? वो लोग तो कहते हैं नक्शा पास करके घर बनाए। नहीं, नक्शा पास करके नहीं बनाए हैं, ये इन लोगों ने नक्शे पास करके खुद नहीं बनाए हैं। बात समझिएगा, ये एक जो सरकारी जमीन है, मकान सरकारी हैं और इसीलिए इनकी आदेश जारी किया गया है। देखिए, मैंने मकान बनाया, मेरे नाम मुझे आपको रोकना होगा वकार साहब, अभी मकान टूटेंगे या नहीं टूटेंगे? चलिए इतना बता दीजिए, वक्त की कमी है। मकान टूटेंगे या नहीं? पूछना चाह रही हैं? क्या आप मकान तोड़ेंगे? अगर अवैध, देखिए अवैध है तो अवैध जमीन किसी के पास भी हो, हिंदू के पास हो, मुसलमान के पास हो, सिख के पास हो, किसी के पास भी अगर वो नाजायज कब्जा किए सरकारी जमीन पर तो उससे खाली कराना सरकार का काम होता है। शुक्रिया असीम वकार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ साफ उन्होंने कहा है, समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वकार, कि अगर जबरन कब्जा किया होगा या नाजायज होगा तो हिंदू हो या मुसलमान, सरकार उस जमीन पर अपना हक जाहिर करेगी और ये मकान तोड़ने पड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। न नया दल न कोई और संगठन, आम आदमी पार्टी की लड़ाई भीतर से ही शुरू हुई थी और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी रास्ता भीतर से होकर ही गुजरेगा, ये तय हो गया है। योगेंद्र और प्रशांत भूषण ने बगावत के सुरों को एक मंच पर सजाने के लिए स्वराज संवाद नाम का मंथन किया, तो नतीजे के तौर पर यह फैसला ही सामने आया, यानी फिलहाल नई पार्टी का गठन दूर है और टकराव के कई और मौके धीरे धीरे सामने आते रहेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मंच के मैदान पर म्यान से बयानों की तलवारें बाहर निकलने लगी हैं। सिर पर टोपी अब तक सलामत है, जिसके एक तरफ है मैं हूं आम आदमी, तो दूसरी तरफ वो मुद्दा जिससे प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी के बागी गुड़गांव में इकट्ठा हुए हैं। जी हां, बात मुझे चाहिए स्वराज से स्वराज संवाद तक जा पहुंची है। जिस पार्टी को कभी खून पसीने से सींचा था, उसमें अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण धड़े ने ये पूरी रणनीति बनाई है। मकसद है आपसे खार खाए बैठे तमाम कार्यकर्ताओं के समर्थन पर सवार होकर लड़ाई के हथियारों में धार पैदा करना। मंच पर बोलने के लिए जो तमाम लोग इकट्ठा हुए, उनमें शांति भूषण भी थे। मंच पर जिसके हाथ में भी माइक आया, निशाने पर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल रहे। योगेंद्र यादव की आवाज में तलखी थी तो लहजे में नाराजगी। कि देश की कोई और पार्टी नहीं जो कि झंडे के ऊपर किसी आदमी की चेहरा छापती हो, कोई पार्टी, जयललिता भी ये काम नहीं करती है। तलखी भरे माहौल के बीच अब ये भी तय कर लिया गया है कि नया सियासी दल बनाने की बजाय पार्टी के भीतर रहते हुए ही स्वराज की मांग की जाए। प्रशांत भूषण ने वैकल्पिक राजनीति के नए फॉर्मूले के तौर पर 3 विकल्प मौजूद कार्यकर्ताओं के सामने पेश कर दिए। हम इस पार्टी को इस चौकड़ी के कब्जे से छुटाने की कोशिश करें, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प कि हम कोई नई पार्टी बनाएं, और तीसरा विकल्प, रुकिए, और तीसरा विकल्प, देखिए, जो हमने मिस्टेक अब की बार करी है वो फिर से नहीं दोहरानी है हमको। स्वराज संवाद नाम के इस कार्यक्रम में करीब 3,500 लोगों ने शिरकत की, लेकिन दिल्ली के 67 विधायकों में से सिर्फ एक विधायक ही मौजूद रहा। स्वराज संवाद आगे बढ़ना चाहिए, कार्यकर्ताओं की बात सुनी जानी चाहिए। पार्टी की कार्रवाई के लिए तैयार हैं?
मेरे ख्याल से पार्टी के अंदर इस बात पर बहुत गहरा मंथन है कि क्या रुख लिया जाए। मुझको पूरी उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं को ज्यादा सम्मान मिलेगा। पार्टी में जो एक संवादहीनता पैदा हुई है, कार्यकर्ताओं की अवमानना हुई है, उस पर बदला जाएगा। हालांकि योगेंद्र यादव का ये बागी रुख आम आदमी पार्टी को भा नहीं रहा। शायद यही वजह है कि स्वराज संवाद में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। जो कुछ भी आज दिन में 8 घंटे हुआ है, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़कर एक नया रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही है और ये गंभीर मसला है। पार्टी इस पूरे मसले पर बैठेगी और पार्टी समझेगी और उसके बाद कोई फैसला करेगी और वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी और बागी गुट में छिड़े इस महासंग्राम ने विरोधियों को एक बार फिर हल्ला बोलने का मौका दे दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आप पर बयानों की बौछार कर दी है। जो वो कहते थे वो है नहीं, ना तो वहाँ स्वराज की बात है, ना वहाँ आंतरिक लोकतंत्र की बात है, ना वहाँ पर किसी के सम्मान की बात है। तो वहाँ एक सुप्रीमो की राजनीति है, वहाँ पर एक हिटलरशाही है, डिक्टेटरशिप है, जो उन्हीं के लोग कहते हैं। योगेंद्र यादव खेमा ऑनलाइन भी कार्यकर्ताओं की राय जानने में जुटा है, जिसके मुताबिक करीब 45% लोगों ने एक नई शुरुआत को समर्थन की बात कही है। हालांकि इसके उलट स्वराज संवाद की इस बैठक के दौरान हुई वोटिंग में 70% लोगों ने पार्टी में रहते हुए ही स्वराज की आवाज बुलंद करने की बात की है। बुधवार को आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक में स्वराज संवाद में शामिल होने वालों पर कार्रवाई का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। यानी फिलहाल दोनों धड़ों के बीच सियासी रस्साकशी थमती नहीं दिखती। अमित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच रार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राफेल सौदे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या सरकार ने सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस सौदे पर मुहर लगाई है। दिग्विजय ने इस सौदे की CVC से जांच कराने की भी मांग की। सोमवार को IBN 7 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राफेल सौदे से जुड़ी हर अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वायुसेना के लिए ये सौदा बेहद जरूरी था। उन्होंने मछली के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह के बयान पर चुटकी भी ली थी। दिग्विजय सिंह ने भी पर्रिकर की चुटकी का अपने ही अंदाज में जवाब भी दिया है। I can assure you that it will be cheaper than what was quoted in RFP. Only हडल जो RFP के निर्माण हो रहे हैं इसके लिए ठीक है। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील क्या पहले बार हो गए क्या? Government to actually, if you remember, I saw the statement of Digvijay saying that when Modi is buying planes in France, the defense minister was buying fish. हमारे गोवा में एक saying है, मच्छी खानी चाहिए क्योंकि the fish has proteins and enzymes which improves the intellect capacity. He needs it. इतना मैं जानना चाहता हूँ कि उसके बारे में जितनी भी जानकारी है केंद्र शासन को बताना चाहिए कि उसका ड्यू डिलिजेंस हुआ कि नहीं हुआ, जो नियम और प्रक्रिया है उसका पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। और अच्छा ये होता कि रक्षा मंत्री जी जिस दिन ये प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज खरीद रहे थे उस दिन वो उनके साथ होते, गोवा में मछली ना पकड़ते होते। उनका कहना है कि आपको मछली खानी चाहिए, इससे प्रोटीन बढ़ता है। जी हाँ, मैं तो खाता हूँ। हमारे नेताओं का भी सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक ठाक है। प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा के आखिरी पड़ाव कनाडा के लिए निकल पड़े हैं। कनाडा रवाना होने से पहले उन्होंने बर्लिन के अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की सुविधाओं का जायजा लिया। चांसलर एंजेला मर्केल के साथ साझा बयान में प्रधानमंत्री ने आपसी सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया में जर्मनी की भूमिका बढ़ाने की बात तो की ही, साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को एक बार फिर मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि मांगने के दिन गए, सुरक्षा परिषद की सदस्यता हमारा हक है। वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर नाम लिए बगैर मोदी ने पाकिस्तान को निशाना बनाया। उनका कहना था कि आतंकवाद को पालने वाले देशों को अलग थलग करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि भारत और जर्मनी दोनों देश ऐसे हैं जिसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता का अधिकार है और इससे विश्व भी लाभान्वित होगा। हम दोनों चाहते हैं कि 70वीं वर्षगांठ तक एक उत्तम अवसर बने जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म को पूरा किया जा सके। आज से 25 साल पहले हम जब भारत के लोग दुनिया को आतंकवाद के खतरे की बात बताते थे तो कुछ लोग हमें कहते थे कि आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। आज दुनिया को समझ आया कि कितना भयंकर रूप होता है।
और ये मानवता के खिलाफ एक लड़ाई है। आतंकवाद को और आतंकवाद को समर्थन करने वालों को आइसोलेट करना, ये हमारी पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और दुनिया इस पर गंभीरता से सोचेगी। इसी के साथ इंडिया 9 बजे में आज मुझे दीजिए इजाजत।